जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको इंटरमीडिएट जो सेंटअप एग्जाम हो रही है, ठीक ना, ये आपको अक्टूबर में, उसी का हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो इस सेंटअप एग्जाम के अंतर्गत सबसे पहला जो आपको सब्जेक्ट हुआ था वो आपको पॉलिटिकल साइंस का जो है वो आपको एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो हम लोग इसी के जो आपको 100 प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपको सारे प्रश्न जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए साथियों, कह रहा है कि तनाव शैथिल्य का दौर जो है वो आपको कब शुरू हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1970 के बाद। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए, तो ये जो तनाव शैथिल्य है, इसका जो दौर शुरू हुआ 1970 के बाद, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या है कि आपको जो शीत युद्ध है, ठीक है ना, वो आपको थोड़ा सा क्या हुआ कि मतलब तनाव जो है वो कम होना जो है वो आपको शुरू हुआ था। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए दो में क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म जो है वो आपको कहा जाता है। तो साथियों, ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको भारतीय जनसंघ हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको 1951 में, और इसके जो संस्थापक थे वे आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं तीन में क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है साथियों कि भारत में आर्थिक सुधार जो है कब आपको शुरू किया गया। तो देखिए, तो भारत में जो आर्थिक सुधार की शुरुआत होती है वो आपको 1991 में, ठीक है ना। और इसके तहत भारत में आपको निजीकरण, वैश्वीकरण और आपको क्या होता है कि उदारीकरण जो होती है, इसकी नीतियां जो होती है वो आपको शुरू की जाती है। तो तीन का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न क्या करा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो भी आपके सेंटअप एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो सब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में उसके आने की क्या होती है कि बहुत ज्यादा जो है आपको संभावना रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इसे बढ़िया से देखते चलेंगे। आगे देखिए, करा कि तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है। तो देखिए, करा उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है ना साथियों, यह आपको पश्चिम बंगाल का क्या है कि आपको एक राजनीतिक दल है, इसे आपको याद रखना है। अगर हम बिहार में बात करते हैं तो आपको राष्ट्रीय जनता दल हो गया, जनता दल यूनाइटेड हो गया, इसके अलावा आपको लोक जनशक्ति पार्टी हो गई। तो ये सब आपको बिहार की क्या है कि आपको क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में चलेंगे तो आपको समाजवादी पार्टी। तो सब कुछ आपको याद रखना है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 5 में क्या करा सुनिए, कह रहा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो देखिए साथियों, ये जो देख रहे हैं भारतीय संविधान, इसका निर्माण कर रहा है कि किसने किया था। ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसके बाद है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर है आपको संविधान सभा। तो देखिए, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है ना, वो आपको संविधान सभा ने क्या किया था कि आपको मिलकर किया था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और इसी में पूछेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाए थे वो कौन व्यक्ति, तो वे हो जाएंगे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का जनक कहेंगे। तो 5 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या करा है इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया, इसके अलावा आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 26 नवंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल सही है। और इसी में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू होती है, तो यह आपको 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को जो है हम लोग कानून दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे क्या कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। तो हमारा देश जो है वो आपको आजाद हुआ था, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए 7 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य वर्णित है, मतलब अभी के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारतीय संविधान में
अभी जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संख्या जो है वो आपको 11 है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर है। लेकिन मूल में कहेंगे कि आपको कितने मौलिक कर्तव्य थे संविधान में, तो क्या कहेंगे, तो आपको 10। यानी कि जब 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो क्या कहोगे, 10 था, ठीक है ना। और अभी जो है कितना है, तो आपको 11 है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 8वें, कह रहा है कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। तो साथियों, जीवन का जो अधिकार है ना वो आपको भारतीय संविधान के जो आपको अनुच्छेद 21 है उसमें आपको क्या है कि आपको वर्णित है। तो इसे आपको देख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में जो है अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए आगे, कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो देखिए, कह रहा है संसदीय, मतलब अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। इसके अलावा कह रहा है बहुलवादी कार्यपालिका। तो देखिए, तो हमारे यहाँ जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आपको स्थापित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं हम पूछेंगे अमेरिका में, तो वो आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वो आपको स्थापित है। चलिए अब चलते हैं 10 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो साथियों, चुनाव आयोग जो है ना वो आपको संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और एक चीज याद रखिएगा कि चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो कहाँ है, तो वो आर्टिकल 324 में, मतलब कि अनुच्छेद 324 में जो है वो आपको क्या जानते हैं कि चुनाव आयोग का जो है वो आपको उल्लेख है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे, 11 में क्या करा है कि भारत में कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं। तो साथियों, भारत में कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं ना वे आपको राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत में कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रधान होते हैं वह कौन होते हैं। तो देखिए, तब वास्तविक प्रधान जब भी पूछा जाएगा तो वे हो जाएंगे आपको प्रधानमंत्री, और उसी में पूछा जाए सीधे संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो आप क्या कहोगे, राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 12 में, क्या कह रहा है सुनिए। साथियों, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है वो आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जा सकते हैं, तो देखिए, तो जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेंगे तब उन पर क्या होगा कि आपको महाभियोग जो है वो आपको लगाया जा सकता है। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे चलिए, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो आपको कौन होता है। तो साथियों, लोकसभा या लोअर हाउस इसी को मतलब कहा जाता है, या आप निम्न सदन कहिए, प्रथम सदन कहिए। तो इसके जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं वे आपको स्पीकर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह आपको इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो सारे आंसर को आप लोग बढ़िया से बनाते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं 14 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद क्या है कि आपको 110, इसमें आपको धन विधेयक का क्या है कि आपको प्रावधान है। तो इसी में एक प्रश्न और पूछा जा सकता था कि ये जो वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में। तो साथियों, वित्त विधेयक का जो उल्लेख है ना वह आपको आर्टिकल 117 में है। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए, तो 14 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 15 में, कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो साथियों, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो आपको 552 हो सकती है। क्या हो सकती है, 552 हो सकती है। तो इस 552 में भी क्या है समझिए, तो इसमें कहा गया है कि 530 जो है वो आपको मतलब स्टेट से आएंगे। कहाँ से आएंगे, स्टेट से आएंगे। इसके बाद जो है आपको 20 जो है वो आपको यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, और 2 जो है वो आपको एंग्लो इंडियन, क्या है, एंग्लो इंडियन। तो इसको भी आपको याद रखना है। हालांकि अब जो एंग्लो इंडियन है, ठीक है ना, तो एंग्लो इंडियन के आरक्षण को जो है अब आपको नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है ना। यानी कि 2019 में ही इसके आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। अगर आरक्षण को बढ़ाया जाता है तो फिर से क्या होगा कि अगर इसका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिले तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं जानते हैं कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 में, क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था का किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है। तो देखिए, कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संघीय प्रणाली, उसके बाद कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपको यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। तो देखिए, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली, और इस संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे यहाँ 2 सदन है, एक देखिए लोकसभा, एक आपको क्या है राज्यसभा। क्या है, राज्यसभा। तो ये जो देख रहे हैं 16, इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपको ए हो जाएंगे। चलिए 17 में,
कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो साथियों, न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है भारत में, वो आपको सुप्रीम कोर्ट को भी प्राप्त है और आपको हाई कोर्ट को भी प्राप्त है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 18 में क्या करा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं महान्यायवादी, इसकी जो नियुक्ति करते हैं ना, वो आपको कौन करते हैं जानते हैं? तो यह आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। तो 18 का सही आंसर समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कहा है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो साथियों, भारत सरकार का जो प्रथम आपको कानून अधिकारी है ना, वो आपको कौन है जानते हैं? तो ये आपको महान्यायवादी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। तो देखिए, तो भारत सरकार के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी होते हैं। इसी को हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ क्या कहते हैं? तो आपको इंडिया कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 20 में कह रहा है कि एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? तो देखिए कह रहा है ब्रिटेन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। क्या है? कनाडा। तो देखिए एकात्मक सरकार जो है ना, वो आपको ब्रिटेन में, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका क्या है? बिल्कुल आपको सही आंसर है। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा था? तो साथियों, भारतीय संविधान को जो अर्धसंघात्मक कहा था ना, वो आपको केसी हुयर ने कहा था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएंगे कि आपको सही हो जाएंगे। चलिए 22 में कह रहा है कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है? तो देखिए, तो जिला नियोजन समिति का जो प्रावधान है वो आपको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो था वो आपको किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं 23 में क्या कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो आपको लॉर्ड रिपन को क्या है कि आपको कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये है यह आपको बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 24 में क्या कर रहा है? देखिए, इसमें हम केवल आंसर जो है आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेंटअप एग्जाम का क्या है कि आपको पूछे गए प्रश्न है। बाकी एनालिसिस आपको बहुत सारे जो है आपको करके आपके जो चैनल है वहां पे डाल दिए गए, तो आप वहां से जाकर सारे चीजों का एनालिसिस देख सकते हैं, ठीक है ना। 24 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो देखिए कह रहा है ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी। तो देखिए अशोक मेहता कमेटी का संबंध पंचायती राज से। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका भी संबंध पंचायती राज से है, ठीक है ना। फिर आपको बिरप्पा मोइली कमेटी, तो इसका संबंध जो है पंचायती राज से नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 25 में। 25 नंबर प्रश्न क्या करा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहे हैं साथियों कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था? तो देखिए आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में जो आपातकाल लगाया गया था वह आपको 1975 में। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 26 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान का, ठीक है ना, यानी कि मूल संरचना। देखिए क्या है? संविधान का मूल संरचना यहाँ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? तो देखिए, तो संविधान के जो मूल संरचना का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जो है वो आपको केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा है, ठीक है ना, उसमें किया गया था। तो एक चीज याद रखिएगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो फैसला है वो आपको कब आता है? तो ये आपको 24 अप्रैल 1973 को आता है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। और इस मुकदमा को सुनाने के लिए अब तक के सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े न्यायाधीशों की जो बेंच है वो क्या हुई थी कि आपको बैठी थी। तो 26 का राइट आंसर जो है वो आपको बी हो जाएंगे। चलिए आगे 27 में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो साथियों, संविधान का जो 42वां संशोधन है ना, वो आपको क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या हुआ था कि आपको पारित हुआ था। और इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, इस बात को याद रखना है। चलिए उसके बाद है अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि विधि का शासन, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि रूल ऑफ लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों, रूल ऑफ लॉ का जो प्रतिपादन किया था ना वो आपको ए.बी. डैसी ने किया था। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे क्या कह रहा है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए 29 में कह रहा है कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका गठन हुआ था? तो साथियों, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था ना वो आपको 1953 में हुआ था। और एक चीज याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दिया था, क्या दिया था? रिपोर्ट, वह आपको 1955 में दिया था। कितना में दिया था?
1955 में, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद इसके रिपोर्ट के आधार पर ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये आपको कब बनता है, तो कहेंगे 1956 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 29 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 30 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों, भारत में प्रथम जो साम्यवादी मुख्यमंत्री थे ना, वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको EMS नंबूदिरी पाल थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 31 में। क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि योजना आयोग, तो देखिए योजना का गठन होता है 1950 में। तो कह रहा है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो साथियों, योजना आयोग जो है वो आपको गैर संवैधानिक संस्था थी। क्या थे? गैर संवैधानिक संस्था। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कर रहा है, सुनो। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है वो आपको किया गया है। तो देखिए, तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है ना वो आपको अनुच्छेद 360 में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि अनुच्छेद 352 में क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 352 में जो है वो आपको राष्ट्रीय आपात है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 356, इसमें जो है आपको राष्ट्रपति शासन जो है इसके बारे में क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। तो साथियों, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को क्या कर दिया जाए कि आपको समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए 33 का राइट आंसर जो हो जाएंगे वो आपको ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न में। क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से जो है वो आपको लिया गया है। तो साथियों, भारत में एकल नागरिकता जो है वो आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि किस देश में अलिखित संविधान है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, अलिखित संविधान वाले कई सारे देश हैं जिसमें आपको इंग्लैंड जो है वो आपको प्रमुख है। देखिए इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, क्या हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये सब ऐसा देश है जिसका संविधान जो है आपको अलिखित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो क्या है आपको सी, वह बिल्कुल आपको राइट आंसर है। चलिए 36 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो थे वो आपको एओ ह्यूम थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अभी बताए थे कि राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी स्थापना जो होती है कब होती है, तो आपको 1953 में, ठीक है ना। तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपको बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए 38 में कह रहा है कि संविधान में किस भाषा को, ठीक है ना, राजभाषा का दर्जा मिला है। तो देखिए, तो संविधान ने हिंदी को जो है आपको राजभाषा का दर्जा जो है वो आपको दिया है। और इसका जो उल्लेख है राजभाषा का वो कहाँ है, तो वो आपको आर्टिकल 343 में है। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात आप ये भी याद रख सकते हैं कि राजभाषा का जो उल्लेख है वो आपको भाग 17 में है। कहाँ है, भाग 17 में है। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है कि भाग 17 में किसका उल्लेख है, तो कहेंगे आपको राजभाषा का क्या है कि आपको उल्लेख है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1950 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद कहेंगे मतलब NDC इसका 1952 में। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है इसका ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। तो साथियों, चीन जो है वो आपको क्या किया था कि पंचशील समझौता का उल्लंघन करके भारत पर अटैक किया था। तो याद रखिएगा पंचशील समझौता कब हुआ था, तो यह आपको 1954 में हुआ था। देखिए, और सारे चीज आप याद रखेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो है कम से कम जो है आपको 70% प्लस जो प्रश्न है वो आपको आएंगे। चलिए 41 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो आपको एनी बेसेंट थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। तो देखिए, तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वो आपको राम मनोहर लोहिया के द्वारा क्या किया गया था कि आपको
दिया गया था इंदिरा गांधी के सत्ता के खिलाफ। तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे। कह रहा है कि नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ था। तो साथियों नवनिर्माण आंदोलन जो है वो आपको बिहार में क्या हुआ था कि आपको विफल हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44 में कह रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जिसको हम लोग राजद कहते थे, देखिए राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जन अधिकार पार्टी, ठीक है ना, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, ये सभी जो है ना वो आपको बिहार राज्य में क्या है कि आपको एक सक्रिय पार्टी है, ठीक है ना। इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 44 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए 45 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है। तो साथियों बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद जो है ये आपको कहाँ जानते हैं, असम में। कहाँ है, असम में। और असम की राजधानी याद रखिएगा ये आपको कहाँ है, दिसपुर है, नागालैंड का कोहिमा है, मेघालय का जो शिलोंग है, मिजोरम का आइजोल है। और ये सभी जो है पूर्वोत्तर का क्या है कि आपको राज्य है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है आपको ए वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को 46 में। कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों पहले पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको काका साहब कालेलकर थे। और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष पूछेंगे तो आपको बीपी मंडल। कौन थे, बीपी मंडल, ठीक है ना। तो 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 47 में कह रहा है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो साथियों सूचना का अधिकार जो है 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो आपको 1990 में राजस्थान के भीम तहसील से होती है। चलिए अब चलते हैं 48 में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेटो का सदस्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में दे रहा है भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भारत। तो भारत जो है ना वो आपको नेटो का सदस्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। आगे देखिए। कह रहा है कि एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है। तो साथियों अब तो G8 है नहीं, इसके जगह पे G7 होना चाहिए। तो देखिए तो G7 का जो सदस्य है ना वो आपको जापान है। क्या है, जापान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और जापान जो एशिया का पहला विकसित देश जो था वो आपको बना था। चलिए 50 में कह रहा है कि दक्षेश में यानी कि सार्क में कुल कितने देश शामिल है। तो साथियों सार्क में जो है कुल आपको 8 देश जो है वो आपको शामिल है। कौन कौन है तो देखिए श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा आपको नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, ठीक है ना, अफगानिस्तान। इस प्रकार से सार्क में जो कुल सदस्य देशों की संख्या है वो आपको अभी 8 है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 50, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 51 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किसकी सिफारिश पर महासभा जो है वो आपको महासचिव की क्या करते हैं कि आपको नियुक्ति करती है। तो देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो आपको महासचिव होते हैं। और इस महासचिव की जो नियुक्ति होती है ना वो आपको क्या होता है कि सुरक्षा परिषद के क्या होते हैं कि आपको सलाह पर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया था। तो साथियों वीटो के प्रावधान का फैसला जो है वो आपको याल्टा सम्मेलन जो है इसी में क्या किया गया था कि आपको लिया गया था। तो 52 का राइट आंसर ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 53 में कह रहा है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है। तो साथियों मेघा पाटेकर का जो नाम है ना वो आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है कि आपको संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं तो वो आपको चिपको आंदोलन से। चलिए 54 में कह रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो साथियों भूमंडलीकरण जो है वो आपको उदारवाद विचारधारा पर क्या है कि आपको आधारित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है वो आपको कहाँ है। तो साथियों मैकमोहन रेखा जो है ना वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब होता है। तो साथियों मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में होता है शिमला में। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। चलिए 55 में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसी में पूछ देंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपके एग्जाम में जैसा भी प्रश्न है आपको बढ़िया से उसको क्या करना है कि आपको देख लेना है, ठीक है ना। तो 56 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 57 में कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो साथियों पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो आपको
बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपको 1961 में। बेलग्रेड कहाँ है? तो ये आपको यूगोस्लाविया की राजधानी है। तो 57 का राइट आंसर ये आपको बी हो जाएगा। चलिए 58 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है क्या, इस पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। प्रश्न आपको नहीं दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह जो हस्ताक्षर हुआ था ना 1954 में, 29 अप्रैल 1954 को। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नेहरू और चीन की ओर से जो है आपको प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई जो है उसने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 59 में कह रहा है कि 1962 में, ठीक है ना, इस आधार पर आपातकाल की घोषणा जो है वो आपको की गई थी। तो साथियों 1962 में क्या है कि आपको बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल की क्या की गई थी कि आपको घोषणा की गई थी, ठीक है ना। देखिए 1900 कितना में, तो आपको 62 में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर, और 1975 में जो है वो आपको आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर थी। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है 1962 में, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। देखिए बड़ा जानकर क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है आप सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो साथियों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं की जो सूची है वो आपको दी गई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए तो अनुसूची वाला जितने भी प्रश्न है आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए 61 में कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो साथियों इस समय भारत में जो है ना वो आपको बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्या करा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य है वो आपको कौन है? तो देखिए भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य है वो आपको आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 63 में क्या करा सुनिए। कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है ना वो आपको 1945 में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 64 में। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को जो है आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं 73वां संविधान संशोधन जो कि आपको 1992 में हुआ था, इसी के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को जो है क्या है कि आपको आरक्षण प्रदान जो है वो आपको किया गया था। तो देखिए ये जो 42वां संशोधन है याद रखिएगा 1976 में हुआ था। तो 44वां संशोधन 1978 में, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। तो देखिए तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए आपको देख लेना है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 65 में क्या करा है? कह रहा है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? तो साथियों योजना आयोग को भंग करके यह जो देख रहे हैं आपको नीति आयोग जो है वो आपको बना था। तो यह नीति आयोग कब बनता है? तो आपको 2015 में, इसे आपको याद रखना है। और योजना आयोग को भंग कब कर दिया जाता है? तो देखिए तो इसको जो भंग किया जाता है यह आपको 2014 में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे करा है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो साथियों पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं ना वो आपको कौन होते हैं जानते हैं? तो ये आपको प्रमुख होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कहेंगे तो वो आपको मुखिया हो जाएंगे। ग्राम कचहरी का कहेंगे तो वो आपको सरपंच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सरपंच हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह इसका क्या होगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे कह रहा है कि भारत की विदेश नीति के आधार स्तंभ क्या है? तो देखिए तो भारत की जो विदेश नीति है वो आपको गुटनिरपेक्ष है। क्या है? गुटनिरपेक्ष है। तो इसका जो आधार स्तंभ है वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है विश्व शांति, उसका बाद कह रहा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग जो बनता है ये आपको 1952 में। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य है? तो साथियों भारत में अगर हम राज्यों की बात करेंगे कुल कितने हैं तो ये हो जाएगा आपको 28। क्या हो जाएगा? 28। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 70 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार जो है वो आपको प्रयोग किया है? तो देखिए तो सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो है निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर का जो प्रयोग किया है वो आपको कौन किया जानते हैं? तो ये आपको रूस किया है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 71 में क्या कह रहा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन
वर्ष हुआ था? देखिए दिए गए ऑप्शन में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कांग्रेस का विभाजन जो होता है ना वो आपको 1969 में जो है वो आपको होता है, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर ये आपको बी हो जाएंगे। चलिए 72 में कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य कब बना था? तो साथियों गोवा जो है भारतीय संघ का राज्य जो बनता है ये आपको 1987 में, इसलिए इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएंगे। चलिए 73 में कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर स्टॉकहोम हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण पर आयोजित होने वाला जो पहला सम्मेलन था स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था। उसके बाद है रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन ये आपको 1997 में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में कहाँ होता है? था आपको न्यूयॉर्क में। तो देखिए तो इसमें पर्यावरण पर मतलब आयोजित होने वाला जो सबसे पहला सम्मेलन था वो आपको स्टॉकहोम सम्मेलन था। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि स्वीडन की राजधानी में हुआ था। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यह इसका आपको राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए 74 में क्या कह रहा है सुनिए। कहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको क्या है? तो आपको 35 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए 75 में कह रहा है कि क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है किसका? तो देखिए तो क्षेत्रवाद का एक जो कुपरिणाम है वह है आपको अलगाववाद। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं आईसीजे, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कह रहा है कि कहाँ अवस्थित है? तो देखिए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है ना वो आपको द हेग में क्या है कि आपको स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है ये आपको राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 77 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के जो राष्ट्रपति थे वो आपको कौन थे? तो वे आपको फखरुद्दीन अली अहमद थे। कितना में? तो आपको 1975 में। 1971 में कहेंगे आपातकाल के दौरान तो आपको बीबी गिरी। और 1962 में अगर पूछा जाता तो हो जाता है आपको एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 78 में क्या कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो साथियों राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं? तो आपको अनुच्छेद जो आपको क्या है 64 इसके तहत, क्योंकि अनुच्छेद 64 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो आपको उपराष्ट्रपति होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कानून का सम्मान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? तो साथियों कानून का सम्मान जो संरक्षण पद है ना वो आपको कहाँ से लिया गया था? आपको अमेरिका से। और इसी में कहते हैं कानून के समक्ष समानता तो हो जाता आपको ब्रिटेन। तो दोनों में फर्क है, देख लीजिएगा। 79 का राइट आंसर ये आपको ए हो जाएगा। चलिए 80 में कह रहा है कि लोक लेखा समिति जो कि संसद की क्या है कि आपको एक समिति है। तो कह रहा है कि इसमें क्या होते हैं? तो देखिए तो इसमें आपको 15 सदस्य जो होते हैं ना लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो आपको राज्यसभा से। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 81 में। देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए तो भारतीय संविधान में जो संपत्ति सूची की प्रेरणा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या किया गया है कि आपको लिया गया है। तो 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 82 में क्या कह रहा है कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? तो साथियों भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन जो किया था वो आपको कौन किया था जानते हैं? तो वो आपको इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से क्या कहते हैं कि जानते हैं? ये भारत के तीसरे आपको क्या थी कि आपको प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 83 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो देखिए तो सौराष्ट्र जो है ना ये आपको गुजरात में आता है। और इसमें पूछेंगे विदर्भ जो है वो आपको कहाँ आता है? तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र में। मारवाड़ पूछेंगे कहाँ आता है? तो देखिए तो मारवाड़ जो है वो आपको राजस्थान में। तो इसको आपको याद रखना है। तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 84 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से इसने खुले द्वार की नीति को क्या किया था कि आपको अपनाया था? तो साथियों खुले द्वार की नीति को अपनाने वाला जो देश है वो आपको चाइना है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 85 में क्या कह रहा है कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था? देखिए तो आयरलैंड के संविधान से कहेंगे तो आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसे लिया गया, मतलब डीपीएसपी को। बाकी मूल अधिकार कहेंगे तो ये आपको अमेरिका से क्या किया गया कि आपको लिया गया। याद रखिएगा मूल कर्तव्य ये आपको रूस से लिया गया है।
राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है वो आपको जर्मनी के जो वेमर संविधान है वहां से क्या किया गया कि आपको लिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब यह जो है आपको कानूनी अधिकार है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 87 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो देखिए तो देशी रियासतों को जो है वो आपको 93 स्थान जो है वो आपको दिए गए थे। वहीं आपको 11 ब्रिटिश प्रांत से जो थे वो आपको कितने थे, 292 सदस्य थे। क्या थे, 292 सदस्य। उसके बाद आपको 4 सदस्य जो थे वो आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। तो इस प्रकार से टोटल सदस्य कितने थे वह देख लीजिए 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसमें। तो देखिए 292 4 दूसरे कितना 96 और देशी रियासत कितना था 93। तो टोटल सदस्य कितना हो गया 36 9 9 9 18 3 यानी कि 389। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो जैसा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप इसे देख लीजिएगा। तो 87 का राइट आंसर ये आपको सी हो जाएगा। चलिए 88 में क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण जो होते हैं सामूहिक रूप से आपको क्या होता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, क्योंकि आपको बताए हुए हैं कि अनुच्छेद 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सूत्र है उसका क्या किया गया कि आपको निर्धारण किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर है। और जिस देश में भी संसदीय शासन प्रणाली होती है उस संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो मंत्रीगण होते हैं वो आपको सामूहिक रूप से क्या है कि आपको मतलब कि जो विधायिका होते हैं उस विधायिका के किसी न किसी पार्टी के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे भारत में मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं कि आपको उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे। तो देखिए तो जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण क्या है। तो देखिए संघवाद का जो पुरातन दृष्टिकोण है वह है आपको राज्य स्वायत्तता का दृष्टिकोण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होंगे। लेकिन इसमें हम मतलब पूरे जो है श्योर नहीं है, हम 80% जो है इस ऑप्शन के प्रति जाएंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग थोड़ा सा गूगल करके इसको देख लीजिएगा। तो 90 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिए कह रहा है कि राज्य सूची का विषय है। तो देखिए तो ये जो विधि व्यवस्था है कानून व्यवस्था ये आपको क्या है राज्य सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो 91 का राइट आंसर आपको ए हो जाएंगे। चलिए 92 में क्या कह रहा है कि भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मकता के लक्षण जो है वो आपको क्या है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कह रहा है एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप ये भी है, अखिल भारतीय सेवाएं क्या है सेवाएं, इसके बाद है निर्वाचन आयोग ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबको बढ़िया से देख लेना है आपको। आगे देखिए कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे। तो बीएसपी के जो संस्थापक थे वो आपको काशीराम थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 94 में क्या कह रहा है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो देखिए तो आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो है वो आपको 2003 में क्या है कि आपको लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो है कब हुई थी। तो साथियों ये जो मानवाधिकार परिषद है इसकी जो स्थापना होती है 2006 में होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी या इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं 96 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र किस वर्ष बना था। तो साथियों बांग्लादेश जो होते हैं ना वो आपको 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र जो होता है वो आपको बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि आपको बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो देखिए तो 1885 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होते हैं उसकी क्या होती है कि आपको स्थापना होती थी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहेंगे तो ये आपको 1906 में हुई थी। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में हुई थी। तो अपना इस सबको भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर उससे पहले ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो साथियों परमाणु अप्रसार संधि पर जो है हमारा प्यारा भारत जो है वो आपको हस्ताक्षर जो है वो आपको नहीं किया है। परमाणु अप्रसार संधि को ही हम लोग कहते हैं एनपीटी न्यूक्लियर नन मतलब कि प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए
कह रहा है कि 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जो है वो आपको जोड़ी गई। तो साथियों 11वीं अनुसूची जो है वो आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो आपको जोड़ा गया। उसके बाद 12वीं अनुसूची ये आपको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची ये आपको 52वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची प्रथम जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या किया गया था कि आपको जोड़ा गया था। तो सबको आपको याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 100 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। क्यों? तो देखिए, तो इसके पीछे सबसे पहला कारण है कि वह क्या है जानते हैं कि किसी सत्ता के अधीन जो है वो आपको नहीं है। दूसरी बात कि वह अपनी इच्छा से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग कर सकता है। इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि एक संप्रभु राज्य किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वह राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको एक संप्रभु राज्य कहते हैं। तो साथियों आज हमने क्या किया कि 1 से लेकर 100 तक के जो भी प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस किया है सेंटर एग्जाम का, और आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो है आने के 100% जो है आपको चांसेज है। तो साथियों आप इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।